हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस सेशन में। तो दोस्तों, कल के सेशन में हमने ये देखा था कि भाषा क्या होती है, भाषा को क्या कहते हैं, भाषा के प्रकार, भाषा के रूप, ये सब हमने देखा था। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था कल ही वो वर्णमाला था। और वर्णमाला शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा भाषा के बारे में देखे थे। तो आइए आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जैसा कि कल हमने सर्वप्रथम भाषा के बारे में देखा, और भाषा में हमने भाषा की व्युत्पत्ति देखी, उसके बाद भाषा की परिभाषा देखा हमने, और उसके बाद भाषा के रूप हमने देखे, और उसके बाद हमने भाषा के अंग देखे। और भाषा के अंगों में जो 4 अंग हमने देखे थे, उनमें हमने ध्वनि, वर्ण, शब्द या विचार और वाक्य देखा था। तो दोस्तों, आज आइए हम उसी के आगे बढ़ते हैं। तो वर्ण और ध्वनि और वर्ण के बारे में हमने देखा था विस्तृत रूप से कि ध्वनि किसे कहते हैं। जो हमारी प्राणवायु के माध्यम से जो उत्पन्न होती है उसी को हम ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। तो जो हमने लिखित रूप देखा है, आइए आज हम उसी को विस्तार से देखते हैं कि जो लिखित रूप है ध्वनियों का, यानी जो वर्ण है हमारे पास, वो कितने हैं और उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, हम वर्णों का जो अध्ययन करते हैं उसी को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णमाला, वर्णों की माला। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि हमने भाषा देख लिया है, तो आज हम वर्णमाला देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा हमारा वर्णमाला। जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो वर्णमाला रहेगा। और आज ये हमारी क्लास संख्या 2 है। कल हमने क्लास 1 देखी थी, आज हम क्लास संख्या 2 देखेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो ये वर्णमाला है, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। सर्वप्रथम इसकी हम परिभाषा देखते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला की परिभाषा देखेंगे। वर्णमाला की परिभाषा देखेंगे। तो दोस्तों, वर्णमाला जो है हमारी, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि पूर्व निर्धारित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित, लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। पूर्व निर्धारित यानी वर्णमाला हमारी जो है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था, हमने भाषा जो हमारा मिला था हमको शब्द, वो संस्कृत की भाष धातु से मिला था। तो जो ये हमारे वर्ण हैं, वर्ण भी हमारे संस्कृत में पहले से थे। तो ये पूर्व निर्धारित हुए, क्योंकि संस्कृत का ही परिवर्धित रूप हमारा हिंदी है, अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। तो ये हिंदी में पहले से व्याप्त थे, तो इन्हीं को हम इसलिए इसको हम कहते हैं कि पूर्व निर्धारित। अच्छा, पूर्व निर्धारित इसलिए होगा क्योंकि संस्कृत से आया हुआ है। उसके बाद पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में, यानी निश्चित क्रम का मतलब क्या हुआ, जैसे का के बाद खाए, खा के बाद गाए, गा के बाद घाए, ये हो गया हमारा निश्चित क्रम। ये नहीं कि हमने का लिखा, का के बाद हमने घा लिख दिया, घा के बाद हमने जा लिख दिया, जा के बाद हमने टा लिख दिया। ये भी वर्णमाला है, इसमें भी तो वर्णों का ही अध्ययन हम कर रहे हैं, लेकिन ये पूर्व निर्धारित नहीं है, ये पूर्व निर्धारित है। तो पूर्व निर्धारित और निश्चित क्रम में, ये हमारा निश्चित क्रम हो गया। ये निश्चित क्रम नहीं है, क्योंकि का के बाद घा थोड़े आता है, घा के बाद जा थोड़े आता है। तो निश्चित क्रम का मतलब ये हुआ कि निश्चित क्रम में हो, का के बाद खाए, खा के बाद गाए, गा के बाद घाए। तो ये हमारा हो गया निश्चित क्रम। अब पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित हो। व्यवस्थित लिखित का मतलब क्या हुआ कि का के बाद खा यहीं लिखा हो, ये नहीं कि का के बाद खा यहाँ आ जाए, गा यहाँ आ जाए, घा यहाँ आ जाए, इंगा यहाँ आ जाए। ये भी वर्णमाला है, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं लिखा गया है। व्यवस्थित क्या लिखा गया है, यही लिखा गया है व्यवस्थित। ये पूर्व निर्धारित भी है, और व्यवस्थित भी है, और निश्चित क्रम में भी लिखा गया है। तो हमारा सही जो है यही माना गया, मानक हमारा यही है। तो आइए इसकी परिभाषा को हम लिख कर देखते हैं। पूर्व निर्धारित
पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों परिभाषा से हमारा क्लियर हो रहा है कि पूर्व निर्धारित हो, निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये हो गई हमारी वर्णमाला की परिभाषा। अब हम वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों के बारे में देखते हैं कि वर्णों को किस क्रम में लिखा जाता है और क्या कहा जाता है। तो हम देखते हैं अब हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं कि दोस्तों जो मानक है, यानी जो हमारे व्याकरणिक जो थे और शोध के बाद जिन्हें मान्यता मिली जिन वर्णों को, उन्हीं को हम मानक हिंदी के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसी को हम मानक हिंदी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ बाहर से पढ़ेंगे, जो चीज़ मानक है उसी को पढ़ा जाएगा, उसी का अध्ययन किया जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं सर्वप्रथम मानक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। या सीधे स्वरों की बात ना करके हम पहले चूंकि वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो एक बार हम समग्र मतलब चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम इसका खंडन करते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में मानक हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। लेकिन अब एक हम इसी के नीचे नोट लिखेंगे, अब 52 नहीं हो गए दोस्तों, 53 हो गए हैं। 53वां कौन सा आया है? एक विशेष वर्ण आया है जो कि मुख्यतः राजस्थानी हिंदी में प्रयोग होता था, अब उसको मानक हिंदी वर्णमाला में शामिल कर लिया गया है। तो लेकिन अब 53 वर्ण हो गए हैं। विशेष वर्ण, इसको विशेष वर्ण की तुलना श्रेणी में रखा गया दोस्तों। विशेष वर्ण ला के आने से दोस्तों एक विशेष वर्ण जो आया हुआ है, विशेष वर्ण हमारा ये आया, इसका उच्चारण जैसे हमारी मानक हिंदी वर्णमाला में ला का उच्चारण होता है, सेम उसी तरह इसका भी उच्चारण होता है। ये राजस्थानी हिंदी में मूलतः प्रयोग होता था, किंतु अभी मानक हिंदी वर्णमाला में शामिल हो गया है। तो दोस्तों हमने वर्णमाला के अंतर्गत पहले वर्णमाला की परिभाषा देखी कि पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर हमने हिंदी वर्णमाला देखी। हिंदी वर्णमाला में हमने देखा कि मानक हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, लेकिन अब 53 वर्ण हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? एक विशेष वर्ण ला के आ जाने से। इसका उच्चारण हमारी हिंदी वर्णमाला में ला के समान ही होता है,
लेकिन ये विशेष वर्ण है, इस वजह से अब हमारे पास 52 न होके 53 वर्ण हो गए हैं। तो जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में या मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कितनी संख्या है, अब हम 53 टिक करके आएंगे। अब हमारा सही आंसर 53 हो जाएगा, 52 नहीं रहेगा। अब इसके बाद दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं और अब हम इसका खंडन करेंगे। इन 52 वर्णों को अलग अलग करके पढ़ेंगे कि किसको क्या कहा जाता है, इसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने अयोगवाह हैं, कितने द्विगुण हैं, कितने संयुक्ताक्षर हैं। अब हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो अब हम देखते हैं मानक हिंदी वर्णमाला में ये हो गए आपके 53 वर्ण हो गए ना। तो कुल स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 है। अब आइए इनको लिख कर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अ आ इ ई उ ऊ री। ए ए ओ औ। तो दोस्तों हमारे जो 11 स्वर हैं वो ये हैं, 3 3 6 3 9 2 11। तो ये हो गया हमारा लघु आ, ये हो गया दीर्घ आ, ये हो गए लघु ई, ये हो गए दीर्घ ई, ये है लघु उ, ये है दीर्घ उ, ये है लघु री, और ये है अपना लघु ए, दीर्घ ए, और लघु ओ, दीर्घ अ। ये हो गए लघु दीर्घ के क्रम में चलते हैं दोस्तों। लेकिन इनको हम लोग जो जो हमारे यहाँ चलन में है उसके हिसाब से हम छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ अ पढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे 11 स्वर। अब जो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अंग और आहा नहीं लिखे अभी। आइए उन्हीं पर चर्चा करते हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए, अगर सीधे सीधे पूछता है तो हमको 11 ही टिक करना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। इसके बाद आपका आता है अंक और आहा। अंक और आहा की कहानी क्या है? अंक और आहा की कहानी इस प्रकार है, इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार। और इसको कहते हैं विसर्ग। तो इसमें दोस्तों अनुस्वार जो है, अनुस्वार ये आ के साथ आ नहीं है, अनुस्वार केवल अपना ये बिंदी है, जो टीका है अनुस्वार यही है। और इसमें विसर्ग क्या है? विसर्ग ये है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से नहीं आते हैं। क्यों? इनका किसी के साथ मेल नहीं होता है, इसीलिए जब ये दोनों संयुक्त रूप में आते हैं, संयुक्त कह लीजिए या आप इनको सम्मिलित कह सकते हैं, इसे लिख देते हैं। जब ये सम्मिलित रूप से आते हैं तो इन्हें हम अयोगवाह कहेंगे। जब ये स्वतंत्र रूप से आएंगे, अलग अलग आएंगे, तब इसे हम अनुस्वार कहेंगे, इसे हम विसर्ग कहेंगे। लेकिन जब ये सम्मिलित रूप से आए, जब ये सम्मिलित रूप से आए, किसी के साथ लग कर आए, तब हम इन्हें अयोगवाह कहेंगे। क्यों अयोगवाह क्यों कहेंगे? क्यों
क्योंकि आप देख रहे हैं ये बिंदी जो है, ये जो बिंदु है अनुस्वार की, ये कहीं मिल रही है? आपने आज तक कहीं भी इतना लिखे पढ़े होंगे आप, ये किसी के साथ मिलती नहीं है। और ये आहा जो है ये भी किसी के साथ नहीं मिलती है। ये ना तो किसी वर्ण के साथ मिलती है और ना ही सिरोरेख में मिलती है। इसको जब भी हम लिखते हैं दोस्तों ऐसे ही लिखा जाता है, इसके ऊपर लिखा जाता है। और आहा जो होता है ये भी किसी से नहीं मिलता है, दूर ही रहता है, और इसके ऊपर तो सिरोरेख भी नहीं जाती है। जो सिरोरेख है आहा के ऊपर कभी भी आप लाइन नहीं खींच सकते हैं। खींच देंगे तो वो गलत माना जाएगा। इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया, क्योंकि किसी के साथ मिलते नहीं हैं। और जब ये उसके साथ व्यंजन के साथ मिलते हैं तो स्वर जैसा बिहेव करते हैं, और जब ये स्वर के साथ मिलते हैं तो व्यंजनों के जैसा व्यवहार करते हैं। भाई जैसे स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है, अंक आ के ऊपर बिंदी आ गई यानी ये मात्रा हो गई। तो अब यहाँ पर ये व्यंजन हो, इसका मतलब ये व्यंजन हो गया, लेकिन ये व्यंजन है नहीं। और जब इसको अकेले लिखा जाएगा तब ये स्वर जैसा व्यवहार करेगा। इसीलिए इसको अयोगवाह कहा गया है कि किसी के साथ मिलता नहीं है और इनके ऊपर सिरोरेख नहीं खींची जा सकती है। जब ये सम्मिलित रूप में आएंगे तो अयोगवाह कहे जाएंगे, और जब स्वतंत्र रूप से आएंगे तो अनुस्वार और विसर्ग कहे जाएंगे। तो ये हो गई हमारी स्वरों की कहानी। अब हम देखते हैं व्यंजन। तो इसको हम किनारे थोड़ा सा ऐसे लिखते चलेंगे। 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह हो गए। अब हम देखते हैं व्यंजनों को। तो व्यंजन हमारे पास व्यंजन व्यंजन में का, खा, गा, घा, इंग्या, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो दोस्तों जो हमारे 25 हैं, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, इन 25 को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? स्पर्श या वर्गीय, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन को कहते हैं। ये 25 हो गए। अब इनके बाद हम देखते हैं या, रा, ला, वा। ये 4 हो गए। इन चारों को हम क्या कहते हैं? इन चारों को हम कहते हैं अंतस्थ। तो अभी मैंने जो अयोगवाह के बारे में बताया था उसका कितना बड़ा उदाहरण आपके सामने है। यह यहाँ भी नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर सिरोरेख भी नहीं जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएगा। अब देखिए दुख लिखा जाता है, दु अलग लिखा जाता है, बीच में आपका विसर्ग आता है, उसके बाद खा अलग लिखा जाता है। क्यों अलग लिखा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर सिरोरेख खींची ही नहीं जा सकती है। खींच देंगे तो मानक हिंदी के अनुसार वो गलत हो जाएगा। ये हो गया आपके 4 अंतस्थ हो गए। इसके बाद सा, श, स, हा। ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। ये आपके 4 क्या हो गए? ऊष्म। इनके बाद शत्रंग्या, रा। ये 4 आपके क्या हो गए? संयुक्ताक्षर। ये आपके हो गए 4 संयुक्ताक्षर। तो दोस्तों हमने 11 स्वरों को देखा, 2 अयोगवाह थे,
उसके बाद 25 आपके वर्गीय या स्पर्श व्यंजन हो गए। इसको कचट तप यानी क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग कहते हैं। इनको पंचाक्षर कहते हैं। हाँ, ये अनुस्वार इनको जो है मतलब नासिका अनुस्वार है, इनके इनका उच्चारण जो यही है जो अनुस्वार के रूप में लिखे जाते हैं, यही अनुस्वार के रूप में लिखे जाते हैं। अब जैसे का से लेके घा तक आपके सामने कोई भी वर्ण है, उसके ऊपर अगर अनुस्वार लगा है, जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो अनुस्वार इसके अंग्या के रूप में आएगा। चा से लेके झा तक कोई वर्ण है, उसके ऊपर अगर अनुस्वार लगा है तो उसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो इया आएगा। ऐसे ही सेम इसमें होगा, इन चारों के ऊपर जो अनुस्वार लगा रहेगा वो अड़ा हो जाएगा, ता वाले वर्ग में जो लगा रहेगा वो ना हो जाएगा, पा वाले वर्ग में जो लगा रहेगा वो मा हो जाएगा। तो 25 आपके हो गए ये स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। उसके बाद 4 आपके हो गए अंतस्थ व्यंजन, और 4 ही आपके ऊष्म व्यंजन हो गए, और 4 आपके हो गए संयुक्ताक्षर। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं। ये आपके हो गए 25, 25 4 29, 29 4 33, और 33 और 4 33 4 आपके 37 हो गए। ये 37 2 39 हो गए, एक 40 हो गए, और 10 50 हो गए। अभी तो 52 पूरे ही नहीं हुए हमारे। तो अब हम इनके बाद देखते हैं। दो हमारे पास द्विगुण होते हैं। इनको द्विगुण भी कहा जाता है, इनको उपक्षिप्त भी कहा जाता है, इनको विकसित भी कहा जाता है, इनको ताड़नजात भी कहा जाता है। इनके 4 नाम हैं। तो ये जो हमारे दो द्विगुण हो गए, द्विगुण, उपक्षिप्त, विकसित, ताड़नजात, इनको इनके 4 नाम हैं। तो दो ये हो गए। अब हमारे पास टोटल 52 वर्ण हमारे पास कंप्लीट हो गए। 52 वर्ण कंप्लीट हो गए, प्लस एक, प्लस एक, ये हमारे 53 वर्ण हमारे पास आ गए। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी हमारी पूरी हुई। हमने वर्णमाला में 53 वर्णों को देख लिया, कौन से किस समूह में आते हैं, किनको क्या कहा जाता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हम वर्णमाला का वर्गीकरण देखते हैं। तो यहाँ से एक मोटा मोटा हिसाब अगर हम लगाना चाहें तो हमें ये ज्ञात होगा कि हमारी वर्णमाला कितने भागों में विभक्त है। जैसे पूछा जाता है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया गया है कि वर्णमाला कुल कितने भागों में विभक्त है। जनरली उसमें हम लोग क्या आंसर करके आते हैं कि 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। लेकिन वो गलत रहता है। हमारी वर्णमाला मूलतः 5 भागों में विभक्त है, और वो पांचों कौन कौन से हैं? जो हमारी वर्णमाला है वो 5 भागों में विभक्त है। तो आगे हम देखते हैं इसके आगे। अब वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्णमाला का वर्गीकरण। तो वर्णमाला का वर्गीकरण हम देखते हैं। तो हमारी वर्णमाला जो है 5 भागों में विभक्त है। पांचों भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? स्वर। उसके बाद हमने क्या देखा? अयोगवाह। उसके बाद हमने क्या देखा? व्यंजन देखा हमने। उसके बाद हमने क्या देखा? व्यंजन के बाद संयुक्ताक्षर। व्यंजन के बाद हमने संयुक्ताक्षर देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? द्विगुण। तो हमारी वर्णमाला जो 5 भागों में विभक्त है, वो नंबर 1 स्वर है, नंबर 2 अयोगवाह है, नंबर 3 व्यंजन हो गया आपका,
नंबर 4 संयुक्ताक्षर हो गया, नंबर 5 आपका द्विगुण हो गया। तो स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अयोगवाग की संख्या कितनी है? 2। द्विगुण कितने हैं? 2। संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4। और अब इसके बाद व्यंजन कितने बचे आपके पास? 33। तो हमारी वर्णमाला यही है, वर्णमाला का वर्गीकरण यही है। हमारी वर्णमाला 5 भागों में विभक्त है: स्वर, अयोगवाह, व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्विगुण। अब हमने वर्णमाला का वर्गीकरण भी कर लिया। अब हम इनमें से एक एक को देखेंगे और उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्वर के बारे में। स्वर के बारे में शुरू करते हैं दोस्तों, और इसी तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। और पहले स्वर देखेंगे, उसके बाद अयोगवाह देखेंगे, और उसके बाद व्यंजन देखेंगे, फिर संयुक्ताक्षर देखेंगे, उसके बाद द्विगुण देखेंगे, और हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं? स्वर देखते हैं। सर्वप्रथम हम किसको देखेंगे? स्वर। स्वर। तो दोस्तों, स्वर किसे कहा जाता है? बहुत सामान्य शब्दों में अगर समझा जाए इसको, तो स्वर वह होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता के इनका उच्चारण होता है। और स्वतंत्र इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे मुखांगों को, ये किसी मुखांगों से इनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। ये जैसे रहते हैं वैसे ही एज इट इज ये बोल दिए जाते हैं। तो आइए इसकी हम स्वर के बारे में देखते हैं, स्वर की परिभाषा देखते हैं कि वे ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु मुखांगों को बिना स्पर्श किए अबाध्य निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। तो ये हमारी स्वर की हो गई, क्या परिभाषा हो गई। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। यानी वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुखांगों को बिना स्पर्श किए अबाध्य तरीके से बिना स्पर्श किए अबाध्य तरीके से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कहीं भी स्पर्श नहीं होते हैं, ये अबाध्य रहते हैं। इनका मतलब स्वतंत्र रहते हैं अपने आप में कि हम ही हम हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11। हमने पीछे देख ही लिया है, 11 जो संख्या इनकी 11 है वो हमने देख ही लिया है। अब हम चाहे तो एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। आ आ ई ओ री ए ओ आ। अब दोस्तों यहाँ एक रुचिकर बात यह है, जानने वाली, जो जानने योग्य है वास्तव में, कि जो हमारे 11 स्वर हैं, 3 3 6 3 9 2 11, इनमें जैसे परिभाषा हमने क्या देखी स्वर की, कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु मुखांगों को बिना स्पर्श के, मतलब वायु मुखांगों को बिना स्पर्श यानी अबाध्य निकलती है। बिना स्पर्श किए अबाध्य निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अब हमारे सामने परिभाषा क्या आई
कि मुखांगों को स्पर्श नहीं करेगी, यानी हमारे मुख से जो वायु है एकदम सीधे निकलेगी, किसी प्रकार की उसमें बाधा नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों हम जब री का उच्चारण करते हैं, री का उच्चारण आप लोग कीजिए एक बार, री, जीव जिह्वा में कंपन हो रहा है और जो प्राणवायु है वो जीभ के ऊपर नीचे मतलब चारों तरफ से निकल रही है, बाधा पहुंची ना। तो हम इसको चाहे तो एक टिप्पणी लिख सकते हैं इसमें कि टिप्पणी में हम क्या लिखेंगे, री का उच्चारण करते समय री का उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। री हमारे दांत के पीछे जो उभरा हुआ भाग है उसको स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है। अतः री हिंदी में शुद्ध स्वर की श्रेणी में नहीं आता, नहीं रह गया है। तो यानी अब यहाँ से ये जब शुद्ध स्वर की श्रेणी में नहीं रह गया है तो शुद्ध स्वर अब कितने हो गए, 11 से 10 हो गए, 11 से 10 हो गए। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10। आपके सामने यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? अगर पेपर में आपसे सीधे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, यानी सॉरी वर्णों नहीं स्वरों की संख्या, तो आप 11 लगाएंगे। अगर वहां पर प्रश्न बनता है कि हिंदी वर्णमाला में शुद्ध स्वरों की संख्या, यानी शुद्ध स्वरों की संख्या अगर पूछेगा तो हमारा री जो है शुद्ध स्वरों की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि इसके उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है और बहुत अच्छे से स्पर्श करती है, आप उच्चारण करके देख सकते हैं। तो जब प्रश्न सीधे सीधे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तब हम यहाँ पर 10 लगाएंगे। और अगर हमसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तब हम 11 लगाएंगे। तो यहाँ से ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण जो है, हम स्वरों का वर्गीकरण हम स्वरों का वर्गीकरण 119 प्रकार से कर सकते हैं। कितना? 119 प्रकार से। किंतु हम मुख्य मुख्य देखेंगे, जो हमारे पास मुख्य मुख्य हैं हम उन्हीं को देखेंगे जिनके ऊपर हमारे यहाँ प्रश्न बनता है। ठीक, तो स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। दोस्तों आज हमारी जो आज की कहानी रही वो यह रही, हमने सर्वप्रथम वर्णमाला टॉपिक शुरू किया अपना, और वर्णमाला में हमने पहले वर्णमाला की परिभाषा देखी कि पूर्व निर्धारित
निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और उसके बाद हमने ये जाना कि हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण थे पहले। अब एक विशेष वर्ण जो कि ला के समान उच्चारण जिसका होता है वो शामिल किया गया है, जिसके कारण अब हमारी वर्णमाला में 53 वर्ण हैं। और उसके बाद हमने देखा 53 वर्णों का विभाजन जब किया हमने, तो हमने सर्वप्रथम स्वर के बारे में देखा। और स्वर हमारे पास कितने हैं? 11 हैं। और री का उच्चारण करते समय जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है, जिसके कारण अब री जो है शुद्ध स्वरों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो हमारे पास जो शुद्ध स्वर हैं वो कितने हैं? 10 हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक हम देखते हैं। कल की क्लास में यानी अगले सेशन में हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है, यानी जैसे प्रयत्न प्रयत्न के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर हैं, और जिह्वा जिह्वा के उच्चारण के स्थान आधार पर, फिर संयुक्त रूप से जितने भी होते हैं हम उनको, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक एक करके हम सभी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और व्यवस्थित तरीके से आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करते हुए संपूर्ण हिंदी व्याकरण हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देंगे। और आप इसकी एक नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे दोबारा। और इनको आप रटने मत बैठिएगा दोस्तों। मैं बार बार इस चीज़ को बताऊंगा आपको हर क्लास में कि आप हिंदी कभी भी रटने मत बैठिएगा। हिंदी समझने का विषय, हिंदी हमारी भाषा है। और नियम हमेशा समझे जाते हैं, नियम कभी भी रटा नहीं जाता। रटे गए नियम हमेशा भूल जाते हैं। आप जिस तरीके से मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते 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 आपको सारे फार्मूले आपकी जबान पर रहते हैं, उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी भाषा की प्रयोगशाला है ये। यानी यहाँ पर सारे नियम आपको बताए जाएंगे और उनको आप इम्प्लीमेंट करके आगे उससे शब्दों का, वाक्यों का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों आप इसको, आशा करते हैं कि बार बार देखें, पढ़ेंगे और अच्छे से आप समझेंगे इसको। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, जो आपके सहपाठी बंधु लोग हैं जो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रयासरत हैं। और आप सभी को